अगर आप इस कहानी के पिछले सभी भागों को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सिद्धार्थ ने कई बार श्रद्धा को आवाज़ लगाई, पर श्रद्धा ने सिद्धार्थ की तरफ एक बार भी पलट कर नहीं दिया। सिद्धार्थ ने एक बार और श्रद्धा का नाम लेकर पुकारा। श्रद्धा ने मुड़कर उसे देखने की ज़रूरत नहीं समझी। उसने सिर्फ इतना ही कहा, कहो क्या कहना चाहते हो। उसकी ऐसी रूड टोन सुनकर सिद्धार्थ का दिल दर्द से भर गया, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कह सकता था। वो जानता था कि यहाँ उसकी गलती है। वो इतने दिनों तक दादाजी से दूर रहा और सबसे कनेक्शन भी तोड़ रखा था, लेकिन वही जानता था कि उसका काम कितना इम्पोर्टेंट था। उसने फिर श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिए हैं, हमें हमारे चेकअप के लिए चलना है। उसकी बात पर श्रद्धा ने कहा, मेरे चेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा हार्ट इतना भी कमज़ोर नहीं है कि मैं दादाजी की तरह चली जाऊंगी। आप अपना चेकअप करवा लीजिए जाकर। सिद्धार्थ को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि श्रद्धा को कुछ हो, इसलिए उसने गुस्से में कहा, मैंने जितना कहा है उतना सुनो, चुपचाप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। तुम्हें पता है ना, हमारे परिवार में मंथली चेकअप सबका होता है और तुमने पिछले 3-4 महीनों से कोई चेकअप नहीं करवाया है, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। उसकी बात पर श्रद्धा भी गुस्से से कहती है, क्यों चलूँ मैं तुम्हारे साथ? कहाँ जाऊँ? मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे किसी चेकअप के लिए नहीं जाना है। बेहतर होगा कि तुम अपना ही चेकअप करवा कर आ जाओ। और तुम घर में क्यों हो? घर में क्या कर रहे हो तुम? जाओ ना, अपना काम करो, ऑफिस जाओ। तुम्हें ना परिवार से मतलब है ना मुझसे मतलब है। मुझे भी सिर्फ तुमने एक शादी करके टैग बनाकर लाकर रख दिया है। तुम्हें मेरे साथ अपना रिलेशन बनाना ही नहीं था, मुझसे शादी निभानी ही नहीं थी, तो क्यों की तुमने शादी? ये बोलकर श्रद्धा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और ज़बरदस्ती उसे अपनी गोद में उठा लिया। श्रद्धा गुस्से से उसके गोद से उतरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जितना कोशिश करती सिद्धार्थ उस पर उतनी ही पकड़ तेज कर देता। सिद्धार्थ उसे अपनी गोद में यूं ही उठाकर ले गया और उसे गोद में लिए हुए ही कार में बैठ गया। ड्राइवर ने उन दोनों को इस तरह से देखा तो एक हल्की स्माइल कर दी और कार को आगे बढ़ा दिया। लगभग आधे घंटे बाद दोनों अस्पताल के सामने थे। सिद्धार्थ ने अभी तक उसे अपनी गोद से नहीं उतारा था और अपने गोद में लिए हुए ही वो डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने जब उन दोनों को इस तरह देखा तो उन्होंने कहा, अरे मिस्टर ओबराय, आप आ गए, इंतज़ार कर रहा था आपका। उसके गोद से उतरते ही श्रद्धा वहाँ से जाने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे एक हाथ से कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और कहा, डॉक्टर, आप चेकअप की तैयारी कीजिए। श्रद्धा खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा और कहा, चुपचाप खड़ी रहो वरना तुम्हें बहुत बड़ा इंजेक्शन लगवा दूंगा। बस इंजेक्शन का नाम सुनना था कि श्रद्धा चुपचाप खड़ी हो गई। उसे सिद्धार्थ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, वो उसे सच में इंजेक्शन लगवा सकता था। उसके इस तरह से शांत हो जाने पर सिद्धार्थ इतना तो समझ गया कि श्रद्धा को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। ये देखकर उसे मन ही मन बहुत हंसी आई और उसने एक विनिंग स्माइल के साथ श्रद्धा को देखा, जो उसे चिढ़ा गई। थोड़ी देर में डॉक्टर ने उसके कुछ चेकअप किए और उसके बाद सिद्धार्थ की तरफ इशारा करके कहा, आपको ये रिपोर्ट्स मैं मेल कर दूंगा। सिद्धार्थ ने भी हाँ में सर हिलाया और श्रद्धा को लेकर चला गया। अब श्रद्धा चुपचाप उसके साथ जा रही थी। जैसे ही दोनों ओबराय पैलेस पहुंचे, सिद्धार्थ ने देखा कि श्रद्धा बिना कुछ कहे अंदर जा रही है, तो उसने उसे पीछे से कहा, अपनी पैकिंग कर लेना, हम कल यहाँ से जा रहे हैं अपने घर। उसकी बात पर श्रद्धा ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं रहूँगी, तुम अपने घर जाओ। सिद्धार्थ उसकी इस जिद पर नामे सर हिला दिया और कहा, जो मैं कह रहा हूँ वो चुपचाप करो, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। श्रद्धा ने उसे घूर कर देखा और पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई, लेकिन वो अपने कमरे में ना जाकर दादाजी के कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद एक मेड आई और उसे बाहर बुलाई, क्योंकि बाहर वकील आया हुआ था। वो मेड के साथ हाल में चली गई। उसने देखा कि सिद्धार्थ भी वहीं बैठा था। श्रद्धा भी जाकर सोफे पर बैठ गई। वो सिद्धार्थ से कुछ दूरी पर बैठी थी। लॉयर खड़ा दादाजी की वसीयत पढ़ रहा था, जिसके हिसाब से सब कुछ उसके नाम यानी कि सिद्धार्थ के नाम हुआ था। और इस लॉयर ने श्रद्धा के पास जाकर उसे एक लेटर दिया और कहा, ये दादाजी ने आपको देने के लिए कहा था। ये कहा था कि ये लेटर आप ही पढ़ें। श्रद्धा ने भरी आंखों से उस लेटर को देखा और उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। श्रद्धा अपने बेड पर बैठी और उस लेटर को पढ़ना शुरू किया।
मेरी प्यारी बच्ची श्रद्धा, जानता हूँ कि सिद्धार्थ की शादी के रिसेप्शन के दिन ही इस तरह से जाने के कारण तुम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो। मैं जानता हूँ कि सिद्धार्थ बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, वो अपनी भावनाओं को कभी भी जाहिर नहीं करता जल्दी। मैंने तुम्हें देखा है, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो और मेरे सिद्धार्थ के लिए बहुत अच्छी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कोशिशों से उसे सबके साथ घूमने मिलने जैसा इंसान बना दो, उसे खुलकर जीने वाला इंसान बना दो। मैं नहीं जानता उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार है या नहीं, लेकिन जब सिद्धार्थ को तुमसे शादी करने के लिए कहा था तो उस दिन मैंने सिद्धार्थ की आंखों में जो चमक देखी थी वो मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि शायद सिद्धार्थ तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं इस बात को इतना श्योर नहीं हूँ। लेकिन इतना तो ज़रूर जानता हूँ कि वो तुम्हें ज़रूर पसंद करता है, प्यार करता है या नहीं करता है ये तो नहीं जानता। तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, कभी उसे छोड़कर मत जाना, लेकिन अपने आत्मसम्मान को गिराकर भी कभी मत रहना उसके साथ। अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है या उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो तुम उसे छोड़कर जा सकती हो। यह मत सोचना कि मुझे दुख होगा, मेरे लिए जितना सिद्धार्थ मेरा अपना है उतनी ही तुम भी मेरी अपनी हो। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपने आखिरी होप तक उसे अपना बनाने की और उसके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करना। तुम दोनों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ और कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि तुम इस काम को ज़रूर कर लोगी। मेरे सिद्धार्थ के दिल में तुम अपनी जगह बना लोगी और एक दिन वो तुमसे टूटकर प्यार करेगा, क्योंकि तुम ये डिज़र्व करती हो। हमेशा अपना ख्याल रखना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दादाजी। जैसे ही लेटर खत्म हुआ वैसे ही श्रद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लिया और सिद्धार्थ के साथ उसके घर पर रहने के लिए जाने को तैयार हो गए। अगले दिन श्रद्धा और सिद्धार्थ ओबराय विला से निकलकर सिद्धार्थ के पर्सनल घर में आ गए थे। श्रद्धा ने अभी तक सिद्धार्थ से कुछ भी नहीं कहा था। सिद्धार्थ को श्रद्धा की ये चुप्पी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ का दिल कर रहा था कि वो श्रद्धा के पास जाए, उसे अपने सीने से लगाए, उसे अपने प्यार का एहसास कराए, उसे ये यकीन दिलाए कि वो उसके लिए कितनी मायने रखती है, लेकिन वो अपनी मजबूरी के चलते उसके करीब नहीं जा सकता था। सिद्धार्थ अपनी ही उलझन में फंसा हुआ था, कोई भी उसकी कंडीशन को नहीं समझ सकता था, ना ही वो अपनी कंडीशन किसी के साथ शेयर कर सकता था। अपना कहने के लिए उसके पास सिर्फ एक श्रद्धा ही बची थी जो उसे खुद खफा घूम रही थी। सिद्धार्थ चाहकर भी उसकी नाराज़गी नहीं दूर कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो उसके करीब गया तो उसका क्या अंजाम होगा। सिद्धार्थ और श्रद्धा रहने को तो एक रूम में रहते थे, एक बेड शेयर करते थे, लेकिन उन दोनों में पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन इस बीच एक बात अच्छी हो गई थी कि श्रद्धा अपने और सिद्धार्थ के रिश्ते को संवारने की कोशिश कर रही थी। वो सिद्धार्थ के लिए सब कुछ करती थी, उसके कपड़े सेलेक्ट करने से लेकर उसके लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सबका वो खुद ही ध्यान रखती थी और उसके लिए खुद ही सब कुछ करती थी। सिद्धार्थ को श्रद्धा का ये नेचर बहुत पसंद आता था, लेकिन अंतर्मुखी होने और अपनी मजबूरी के कारण वो कभी भी श्रद्धा की उन एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करता था। श्रद्धा ने कई बार उसके करीब आने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे दूर हो जाता था। अब तो वो घर भी बहुत कम आने लगा था, वो जाकर अपने काम में ही डूबा रहता था। श्रद्धा भी जब घर आया करता था तब उसके लिए हमेशा अपने एफर्ट्स दिखाया करती थी, और जब वो घर नहीं होता था तो वो घंटे तक अपने कमरे में बैठकर कुछ किया करती थी। और जब उसे लगता था कि सिद्धार्थ घर नहीं आएगा तो वो अपनी फ्रेंड सोनम के साथ चली जाती थी। कभी कभी तो वो कई दिनों तक अपनी फ्रेंड के साथ ही उसके घर पर रहा करती थी। सिद्धार्थ को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं थी, वो खुश था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ तो टाइम स्पेंड करती है। इसी तरह 3 साल बीत गया और सिद्धार्थ श्रद्धा को जानबूझकर इग्नोर करने के चक्कर में इतना इग्नोर करने लगा कि उसे ये पता ही नहीं चल पाया कि श्रद्धा के साथ क्या क्या हो रहा है। फ्लैशबैक एंड। सिद्धार्थ अपने स्टडी रूम में बैठा पुरानी यादों में गुम था कि अचानक से उसका फ़ोन बजा, जिससे वो अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने देखा कि उसका असिस्टेंट उसे फ़ोन कर रहा है। उसने फ़ोन उठाया और कहा, क्या पता चला? श्रद्धा उस होटल में कैसे पहुंची और वो लोग कौन थे जो उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे? सिद्धार्थ की बात पर उधर से उसके असिस्टेंट ने कहा, सर, मैडम को किसी ने आपके नाम से फ़ोन करके उस होटल में बुलाया था।
ये कहकर कि आप और माया उस होटल में हैं और अगर वो आपसे डिवोर्स लेना चाहती हैं तो वो उस होटल में पहुंच जाएं, उन्हें सारे प्रूफ मिल जाएंगे। इसके थ्रू वो तुरंत ही आपसे डिवोर्स ले लेंगे। पता करो वो फ़ोन किसने किया था, सिद्धार्थ ने कहा। असिस्टेंट ने आगे कहा, सर वो फ़ोन जिसने भी किया था उसने आपके ऑफिस से ही फ़ोन किया था उन्हें, ये कहकर कि वो आपके ऑफिस में काम करता है और उसे आपकी ये सब काम बिल्कुल पसंद नहीं। उसे ऐसे आदमी नहीं पसंद जो अपनी बीवियों को धोखा देते हैं। सर मैंने सीसीटीवी फुटेज भी चेक की है, उस दिन की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट की गई है। इतना बोलकर असिस्टेंट ने फ़ोन काट दिया। सिद्धार्थ का दिमाग अब खराब हुए जा रहा था कि आखिर ऐसा कौन है जिसे उसके और श्रद्धा के बारे में पता है, क्योंकि कोई भी ये बात नहीं जानता कि श्रद्धा सिद्धार्थ से डिवोर्स चाहती है। तो आखिर ऐसा कौन सा इंसान है जो श्रद्धा को उसके ऑफिस से फ़ोन किया और उसे होटल में बुलाया। सिद्धार्थ को अब पूरी तरह से समझ आ गया था कि श्रद्धा और सोनम ये सोच रही हैं कि ये सब उसने ही किया था ताकि वो श्रद्धा को बदनाम कर सके। सिद्धार्थ सोच रहा था कि वो श्रद्धा के पास जाकर उसे बता दे कि इसका इन सब में कोई हाथ नहीं है, लेकिन वो जानता था कि श्रद्धा उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगी। भरोसा करना तो दूर, वो तो उससे बात भी नहीं करना चाहती। सिद्धार्थ को स्टडी रूम में बैठे बैठे रात हो गई थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तभी उसे एक मेड की आवाज़ सुनाई दी जो दरवाजे को नॉक कर रही थी। सिद्धार्थ ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। उसने उस मेड को देखा और बोला, तुम यहाँ इस समय क्या कर रही हो? तुम्हें तो श्रद्धा के पास होना चाहिए था उसके देखभाल करने के लिए। उसने सिद्धार्थ को देखा और बोला, सर वो मैडम बाथरूम में गई थी और वहाँ फिसल कर गिर गई हैं, प्लीज़ सर चलिए। जैसे ही सिद्धार्थ ने सुना कि श्रद्धा बाथरूम में गिर गई है तो वो भागकर बाथरूम में गया। उसने देखा कि श्रद्धा ज़मीन पर पड़ी हुई है और खुद से उठने की कोशिश कर रही है। सिद्धार्थ जल्दी उसके पास गया और उसे उठाने के लिए जैसे ही आगे हाथ बढ़ाया, श्रद्धा ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। श्रद्धा ने उसे एक जलती हुई निगाहों से देखा और कहा, मुझे आपकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना ये दिखावा बंद कीजिए। सिद्धार्थ कुछ कहना चाहता था लेकिन श्रद्धा ने उसकी एक भी नहीं सुनी और वो किसी तरह दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई और धीरे धीरे अपने बेड की ओर पहुंच गई। सिद्धार्थ उसे देखकर रह गया। उसका दिल बहुत तड़प रहा था। वो चाहता था कि वो जाकर श्रद्धा को अपने गले से लगा ले, लेकिन वो जानता था कि श्रद्धा अभी उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगी, ना ही उसे खुद के करीब आने देगी। श्रद्धा जाकर बेड पर लेट गई और ब्लैंकेट से खुद को ढककर सोने लगी। सिद्धार्थ उसके पास गया और श्रद्धा से कहा, श्रद्धा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्रद्धा के अब सब्र का बाँध टूट गया। वो उठकर बैठ गई और कहा, क्या कहना चाहते हैं आप? बोलिए ना। मुझे इस तरह से उन लोगों के पास भेजकर मेरे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करके, मेरी इज्जत के साथ इतना खिलवाड़ करके, और क्या कहना चाहते हैं आप? इतने सालों में आपको इतना तो जान गई हूँ कि आपके साथ कोई भी अगर गलत करता है, आपका कोई भी बुरा करता है तो आप उसके साथ डबल करना चाहते हैं, है ना? मैं आपके और आपकी उस माया के रिश्ते पर सवाल उठा दिया तो उसका बदला इस तरह से लेना चाहते हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सिद्धार्थ ने कहा। लेकिन श्रद्धा ने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया और कहा, मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है। प्लीज़ आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। सिद्धार्थ के पास उस कमरे से जाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि श्रद्धा बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है और अगर वो ज़िद में आ गई तो कहीं खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए सिद्धार्थ वहां से थके कदमों से निकल गया। उसके वहां से जाने के बाद श्रद्धा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने एक ऐसे इंसान से प्यार किया था जो इतने हद तक गिर सकता है। उसे तोड़ने के लिए, उसे उसकी बातों का बदला लेने के लिए वो काफ़ी देर तक रोती रही और रोते रोते ही सो गई। सिद्धार्थ श्रद्धा के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आता है और गुस्से से दरवाज़ा बंद कर लेता है। उसकी नज़र अपने बेड के ऊपर दीवार पर पड़ती है जहाँ पर उसकी और श्रद्धा की फ़ोटो लगी हुई थी। ये उनकी वेडिंग की फ़ोटो थी। उस फोटो को देखकर सिद्धार्थ को याद आता है कि श्रद्धा उन दोनों की शादी से कितना खुश थी। उस फोटो में भी उसकी खुशी दिखाई दे रही थी। वो उस फोटो में खुलकर मुस्कुरा रही थी। वहीं सिद्धार्थ हमेशा की तरह अपने न्यूट्रल एक्सप्रेशन में ही था। उसने अपनी जेब में अपना पर्स निकाला। उसके पर्स में एक छोटी सी फ़ोटो थी जो कि श्रद्धा की थी। वो फ़ोटो पर हाथ फिराता है और कहता है,
कैसे तुम्हें समझाऊं, तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें हर्ट करना तो दूर, तुम्हें हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो उसकी फ़ोटो को इस तरह अपने हाथ में लिए हुए बेड पर बैठ जाता है और ना जाने कब नींद उसे अपने आगोश में ले लेती है। ऐसे ही करीब 15 दिन निकल जाते हैं और इन 15 दिनों के बीच में सिद्धार्थ और श्रद्धा के बीच में कोई भी बात नहीं हुई। सिद्धार्थ अगर चाहता भी था श्रद्धा से बात करना तो श्रद्धा उसे इस तरह से इग्नोर कर देती थी जैसे वो वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन दिनों श्रद्धा एकदम ठीक हो चुकी थी। श्रद्धा दिन भर या तो अपने कमरे में बैठी कुछ काम करती रहती या फिर सोनम के घर जाकर कुछ घंटे उसके घर पर उसके साथ बिताती थी। एक दिन सिद्धार्थ अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। जब वो कॉल अटेंड करता है तो सामने वाले की बात सुनकर उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वो उससे कहता है, मैं 2 दिन के अंदर वहाँ पहुँच रहा हूँ, आप पूरी तैयारी कीजिए। शाम को जब श्रद्धा घर पर वापस आती है तो उसे मेड बताती है कि सिद्धार्थ कुछ दिनों के लिए अब्रॉड गया है। श्रद्धा उसकी बात तो सुनती है लेकिन बिना कोई रिस्पॉन्स दिए अपने कमरे में चली जाती है। श्रद्धा अपने कमरे में बैठी काम कर रही थी कि तभी वो देखती है कि सोनम का कॉल आ रहा है। वो सोनम का कॉल अटेंड करती है लेकिन सामने की बात सुनकर वो भागकर घर से निकल जाती है। मेड उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनती है। वो घर से चली जाती है। लगभग आधे घंटे बाद उसकी गाड़ी अस्पताल के सामने रुकती है। वो जल्दी से भागकर हॉस्पिटल के अंदर जाती है तो सोनम उसे बताती है कि डॉक्टर ने ज़रूरी काम से बुलाया है उसकी माँ की हेल्थ को लेकर। श्रद्धा भागकर डॉक्टर के केबिन में जाती है तो डॉक्टर श्रद्धा को देखते हैं और कहते हैं, हमने आपकी माँ की रिपोर्ट देख ली है। आपको पता है कि आपके माँ की प्रोग्रेस रिपोर्ट इस बार कुछ अच्छी आई है, इसलिए हम उनका अगले 2 महीने में ऑपरेशन कर सकते हैं। श्रद्धा डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहती है, और मेरी माँ के ठीक होने के कितने % चांसेस हैं? उसकी बात सुनकर डॉक्टर कहते हैं, देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के हिसाब से तो हम कुछ % कह सकते हैं कि वो बच सकती हैं, लेकिन अगर हम उनका ऑपरेशन नहीं करेंगे तो उनके 100% चांसेस है कि वो नहीं बचेंगी। इसलिए हम अपना अगर 1% भी उम्मीद है कि वो बच सकती हैं तो कोशिश करेंगे। श्रद्धा एकदम हताश हो जाती है लेकिन सोनम उसे सांत्वना देती है और कहती है कि 1% को 100% होने में टाइम नहीं लगता है। श्रद्धा को भी उसकी बात से हिम्मत मिलती है। वो कुछ देर डॉक्टर से बात करती है, फिर अपनी माँ को देखकर वहाँ से चली जाती है। उधर दूसरी ओर जर्मनी में सिद्धार्थ की गाड़ी एक अस्पताल के सामने रुकती है। वो अस्पताल के अंदर इंटर होता है तो उसे साइड डॉक्टर ग्रीट करते हैं क्योंकि उसे यहाँ पर सभी जानते थे। सिद्धार्थ बिना किसी पर ध्यान दिए एक वार्ड के अंदर घुस जाता है। वो वार्ड पूरी तरह से पिंक और पर्पल कलर से पेंट था। उसकी दीवारों पर अच्छे अच्छे कार्टून बनाए हुए थे। वहीं एक छोटा सा बेड था। वो वार्ड कोई हॉस्पिटल का वार्ड ना लगकर एक लग्जीरियस रूम लग रहा था। सिद्धार्थ की नज़र वहाँ पर बेड पर बैठी बच्ची पर पड़ती है जिसकी उम्र यही कोई 6-7 साल होगी। उसे देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो उस लड़की के पास जाता है और कहता है, कैसी हो प्रिंसेस? वो लड़की भी सिद्धार्थ को देखकर स्माइल करती है और प्यार से कहती है, आप आ गए पापा। उस लड़की के उसे पापा कहते ही वो उसे घूरकर देखता है और फिर स्माइल करके कहता है, कृति मैंने कितनी बार कहा है मुझे पापा नहीं बोलो। जिस पर वो लड़की स्माइल करती है और कहती है, मैं तो आपको पापा ही कहूँगी क्योंकि आप ही मेरे पापा हो और मैं सबको बताऊँगी कि आप मेरे पापा हो जब तक आप मुझे मेरे रियल पापा से नहीं मिला देते। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के फेस पर एक मायूसी छा जाती है। वो उस लड़की के सिर पर हाथ फेरता है और कहता है, बेटा बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवाऊंगा, बस जल्दी से आप ठीक हो जाओ। वो लड़की भी सिद्धार्थ को देखकर स्माइल करती है और प्यार से कहती है, अंकल आप उस आंटी को लेकर नहीं आए हो ना इस बार? सिद्धार्थ उसके सिर पर हाथ फिराता है और कहता है, नहीं बेटा इस बार मैं उस आंटी को लेकर नहीं आया हूँ, इस बार मैं अकेले आया हूँ। सिद्धार्थ की बात सुनकर छोटी सी कृति खुश हो जाती है और कहती है, ये आपने बहुत अच्छा किया अंकल, मुझे वो आंटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सिद्धार्थ उसके सिर पर हाथ फेरकर कहता है, नहीं बेटा उन्हें ऐसा नहीं कहते, वो बहुत अच्छी हैं। कृति अपना छोटा सा मुँह हिलाकर कहती है, नहीं अंकल वो आंटी बहुत बुरी है, वो हमेशा आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी सारी बात मनवा लेती हैं और आपके पैसे बेफिजूल में खर्च करती हैं, वो बिल्कुल अच्छी नहीं हैं। सिद्धार्थ उसके सिर पर हाथ फेरकर कहता है, नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं बैड मैनर्स, वो हमारी कितनी हेल्प कर रही हैं। कृति नहीं रहती।
कृति कहती है, नहीं अंकल, वो हमारी हेल्प नहीं कर रही हैं, वो हमारी हेल्प करने के बहाने अपनी हेल्प कर रही हैं। सिद्धार्थ उसे बच्चे को आगे नहीं समझाता। सिद्धार्थ उस बच्ची को आगे नहीं समझाता क्योंकि वो जानता था कि अगर वो उससे ज़्यादा ज़िद करेगा तो वो भी ज़िद करेगी और इससे उसके ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। उसकी हालत ख़राब हो सकती थी, इसलिए उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, कोई बात नहीं बेटा, देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ये कहकर वो अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाल कर उसे देता है, जिसे देखकर कृति खुश हो जाती है और वो चॉकलेट खाने लगती है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ एक डॉक्टर के सामने बैठा था। डॉक्टर उसे देखते हैं और कहते हैं, देखिए मिस्टर ओबराय, हमने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, अब उसके कुछ चेकअप बाकी हैं। उस चेकअप को करने के बाद ही हम उनके ऑपरेशन की तैयारी करेंगे। सिद्धार्थ उनकी ओर देखता है और कहता है, कृति ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर? डॉक्टर सिद्धार्थ की ओर देखते हैं और कहते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे मिस्टर ओबराय। रिकवरी रेट ज़्यादा है, इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर टेंशन की बात है तो सिर्फ इतनी सी है कि कृति ने बचपन से कभी भी माँ का दूध नहीं पिया है। ये बात सभी जानते हैं कि माँ का दूध जो बच्चे के लिए मेडिसिन की तरह होता है, जो कि बच्चों को फ्यूचर में हेल्दी होने में बहुत हेल्प करता है। हमने उसे फार्मूला मिल्क तो दिया है, लेकिन जो काम एक माँ का दूध करता है वो फार्मूला मिल्क कभी नहीं कर सकता। सिद्धार्थ डॉक्टर की ओर देखता है और कहता है, मैंने जो कहा है आप उस बात पर ध्यान दीजिए। कृति को कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे वो सही सलामत चाहिए। डॉक्टर सिद्धार्थ को देखते हैं और कहते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सिद्धार्थ डॉक्टर को देखकर कहता है, मैं उसे आज अपने साथ ले जा रहा हूँ। डॉक्टर भी हाँ में सिर हिला देते हैं। थोड़ी देर बाद जब सिद्धार्थ डॉक्टर की केबिन से बाहर आता है तो उसके सामने कृति एक ब्लू और वाइट की कॉम्बिनेशन में फ्रॉक पहने हुए खड़ी थी। उसके बालों की दो प्यारी प्यारी चोटियां बनी हुई थी और पैरों में उसने जूते पहन रखे थे। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। कृति देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी आंखें ब्राउन कलर की थी। वो बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ मासूम लगती थी। सिद्धार्थ उसे लेकर अस्पताल से निकल जाता है। आज का पूरा दिन उसने कृति के साथ ही स्पेंड किया। उसने उसे अमेज़न पार्क में घुमाया और बाहर डिनर भी करवाया। उसे पूरा दिन उसने कृति के साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। उसके बाद शाम को वो अस्पताल में उसे छोड़कर आया। आज रात को उसके साथ ही रुका और अगले दिन की फ़्लाइट के साथ वो वहाँ से दूसरे देश चला गया जहाँ उसकी मीटिंग थी। वहीं श्रद्धा इस समय सिग्मा जे कंपनी के ऑफिस में बैठी हुई थी। इस समय उसने एक बिजनेस सूट पहन रखा था जो ऑफ वाइट कलर का था। उसके बालों की पोनीटेल बनी हुई थी और चेहरे को उसने मास्क से ढक रखा था जिसमें उसकी सिर्फ आंखें ही दिख रही थी। वहाँ पर सीईओ के केबिन में बैठी हुई थी। उसके सामने कई सारे लोग खड़े थे जो कि अपना सिर झुकाए हुए थे। श्रद्धा उन सभी को अपनी पहली नज़रों से देखती है और एक इंसान की तरफ पॉइंट करके कहती है, आप सभी जा सकते हैं इन्हें छोड़कर। श्रद्धा के इतना कहते हुए उस आदमी की आंखें डर से बड़ी हो गई। उसने श्रद्धा की ओर देखा और कहा, मैं, क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? श्रद्धा ने उस आदमी के मुंह पर एक फ़ाइल फेंकी। वो उस आदमी ने जब वो फाइल उठाकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो डरकर अपने घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, मुझे गलती हो गई, मुझसे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। श्रद्धा उस आदमी को देखती है और कहती है, क्या मेरी कंपनी में ये रूल नहीं है कि अगर किसी को भी कोई पर्सनल लोन चाहिए होता है या पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी हम हेल्प करते हैं। उसके बाद भी आपने ऐसा क्यों किया मिस्टर रावत? मिस्टर रावत अपना सर झुकाकर माफ़ी मांगते हैं, लेकिन श्रद्धा उनके चेहरे पर एक पेपर फेंक कर कहती है, गेट आउट फ्रॉम हियर। वो आदमी अपना सिर झुकाए उस पेपर को लेकर रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाते ही एक लड़की केबिन में इंटर करती है। उसके चेहरे पर भी मास्क लगा हुआ था। वो लड़की अंदर आती है और केबिन के डोर को लॉक करती है। फिर अपने चेहरे से मास्क हटाकर कहती है, श्रद्धा सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि सोनम थी, जिसने श्रद्धा से कहा, तुझे कैसे पता चला कि इन सब में मिस्टर रावत का हाथ है? श्रद्धा ने भी अपने चेहरे से मास्क को हटाया और कहा, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले उसे माया के साथ देखा था। ये वही है जिसने मेरी बनाई हुई डिज़ाइंस को माया को दे दिया, जिसे अब वो अपने नाम से पब्लिश करने वाली है।
कुछ दिनों बाद जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें माया अपने नए डिज़ाइंस को दिखाने वाली है, उस दिन की सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। उस दिन मैं उस माया का पर्दाफाश करके रहूँगी। उसकी बात पर सोनम कहती है, इसका मतलब तुम उनके सामने आने वाली हो? श्रद्धा ने नामे सिर हिलाया और कहा, उसे ये पता नहीं चलेगा कि वहाँ पर मैं आई हूँ। मैं ज़रूर जाऊँगी लेकिन वो समझ नहीं पाएगी। ये बोलकर वो एक डेविल स्माइल करके सोनम को देखने लगती है। सोनम कहती है, मतलब तुम मुझसे बदला लेने वाली हो? श्रद्धा उसे देखती है और कहती है, अगर मैं उससे बदला लेने पर आई तो उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दूंगी, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। लेकिन सिद्धार्थ से रिलेटेड किसी भी बात के लिए मैं उसे बदला नहीं ले सकती, क्योंकि इन सब में अगर सबसे बड़ी गलती किसी की है तो वो सिद्धार्थ की है। उसने मुझे चीट किया है। माया को मैं जानती हूँ, वो अपने प्रॉफिट के लिए सिद्धार्थ के साथ है, लेकिन सिद्धार्थ ने मेरे साथ चीट किया है, जिसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। उसे कोई सज़ा भी नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं उसे सज़ा देने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं किसी भी तरह से उसकी ज़िंदगी से निकलना चाहती हूँ और उसे अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहती हूँ। सोनम भी उसकी तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाती है। थोड़ी देर बाद दोनों एक पर्सनल लिफ्ट से वहाँ से निकलकर चली जाती हैं। उन दोनों का चेहरा ढका था। वो दोनों ही उस कार को लेकर वहाँ से निकलते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों की कार एक होटल के सामने रुकती है। वो दोनों अंदर जाती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों ढके चेहरे के साथ वहाँ से बाहर निकलते हैं और उस कार में बैठकर कहीं और निकल जाती हैं। उन दोनों के निकलने के 10 मिनट बाद ही श्रद्धा और सोनम बाहर आती हैं। दोनों जाकर कार में बैठी तो सोनम श्रद्धा से पूछती है, तूने आज ऐसा क्यों किया? जिस पर श्रद्धा मुस्कुराकर उसे रियर व्यू मिरर में देखती है, जहाँ एक आदमी कैमरा लेकर खड़ा था। उसने उसे देखा और कहा, वो आदमी माया का है, जिसे उसने मेरी कंपनी के सीईओ के बारे में जानकारी करने के लिए मेरे पीछे लगाया है। मैं जान गई थी, इसलिए मैंने ये चाल चली और अपनी जगह उन दोनों को भेज दिया। सोनम उसकी बात पर स्माइल करने लगती है। मान गए मेरी जान, ये बोलकर दोनों हंसने लगती हैं और वहाँ से निकल जाती है। ये कृति कौन है जिसके लिए सिद्धार्थ अपना सारा काम छोड़कर भागा चला जाता है? जब सिद्धार्थ को पता चलेगा कि सिग्मा जे कंपनी की मालकिन श्रद्धा ही है तो उसका रिएक्शन क्या होगा? आगे कहानी और भी सस्पेंस से भरी हुई है और बहुत सारे राज से पर्दा उठना बाकी है। तो आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी में देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।